सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये कोर्स परचेज किया। ये कोर्स नहीं है, ये एक फ़ैसला है। और दुनिया में जो 90% लोग होते हैं उनके फेल होने का बस एक ही कारण होता है कि वो लोग सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमने कहा है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा कोर्स जो केवल और केवल 25 दिन के अंदर हम आपको जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं, और बच्चे करा नहीं देते हैं बल्कि 500 से ऊपर लड़के अब तक जॉब पे जा चुके हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एक छोटा सा सिनेरियो हम लोग देखेंगे। देखिए, आपने पढ़ाई किया, 10th किया है, 12th किया है, इवन आपने ग्रेजुएशन किया है या बीटेक किया है या आपने पॉलिटेक्निक किया है। करने के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है। इसका रीज़न क्या है कि मार्केट, सबसे पहले हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। ये मार्केट क्या है? जब हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने के बाद से हम जब जाते हैं तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाई में कुछ बच्चे हमारे होते हैं जो आर्ट से होते हैं और कुछ बच्चे जो हमारे होते हैं वो साइंस से होते हैं। अब देखिए, हम करते क्या हैं कि कंपनी में आप कभी भी जॉब के लिए जाएंगे तो चाहे बेटा वो कंप्यूटर का फील्ड हो, चाहे आपने ITI किसी ट्रेड से किया है, जब आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी ये देखती है कि आपके अंदर जो स्किल है उस स्किल का लेवल क्या है। लेवल के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास नॉलेज क्या है। आप भी जानते हैं कि कोई भी बंदा अगर पढ़ाई किया होगा तो एज एक फ्रेशर होगा, उसके पास नॉलेज जो होगा केवल बुक्स का होगा, फील्ड का नहीं होगा। जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूअर जो हमसे पूछता है, बुक से पूछता है वो 40%, लेकिन 60% वो पूछता है फील्ड से। कहीं ना कहीं वो भी, उसका भी पूछना लाजमी होता है। लाजमी इसलिए होता है क्योंकि जब वो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तो हायर करने के बाद से आपको उस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगी कि ये बंदा हमारा काम करा ले रहा है कि नहीं करा पा रहा है। तो देखिए, इस समय जो एक कोर्स चल रहा है सेफ्टी मैनेजमेंट का, सेफ्टी मैनेजमेंट, जो सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में भी बताना चाहूँगा। कारण ये कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, सुनने वाले, कुछ लड़के तो CBSE बोर्ड से होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं UP बोर्ड वाले होते हैं। तो सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना। कंपनी के अंतर्गत जो सुरक्षा का प्रबंध होता है, सुरक्षा के प्रबंध के अंदर कैसे कंपनी में एक्सीडेंट के रेशियो को कम किया जाए। इंक डाल। देखिए, कंपनी में वर्कर काम करते हैं, वर्कर को नॉलेज नहीं होता है कि कैसे हमें सेफ्टी लेकर काम करना है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी में जाते हैं, जाने के बाद होते हैं कंपनी के अंतर्गत। तो देखिए, जो वर्कर होते हैं उनको केवल काम के बारे में नॉलेज होता है, कहाँ पे खतरा होगा। देखिए, वैसे एक बात आती है हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है खतरा। सेफ्टी की भाषा में खतरा को हम लोग हजार्ड बोलते हैं। तो आखिर ये खतरे होते कहाँ कहाँ हैं? नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप वीडियो देख रहे हैं, बाइक आपने भी चलाया होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइक चलाते हैं, और एक छोटा सा भी एग्जांपल, जब बरसात होती है तो देखे होंगे कि बरसात में जब स्टार्ट होने लगती है और हम मार्केट में होते हैं, घर पहुंचना होता है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी पे बैठते ही हमारा एक्सीलेटर फास्ट हो जाता है। तो क्या ये खतरा नहीं है? आप भी ये भलीभांति जानते हैं कि अगर बरसात हो रही है तो मिट्टी गीली होगी, मिट्टी अगर गीली होगी, आप गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उस बरसात हो रही है तो आपका निश्चित डेफिनेटली जो बाइक है वो स्लिप कर सकता है। लेकिन हम लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में आते हैं और पहुंच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 100 लोग अगर आते हैं तो 100 लोग में 10 लोगों के साथ बेटा हजार्ड हो जाता है।
और बाइक फिसलने की वजह से उनका हाथ पैर या और भी चीज़ें डैमेज हो जाती है। कभी कभी वो सही रहते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है जैसे बाइक है उसमें ख़राबी आ जाती है, वो कोई टूट जाता है, फूट जाता है। हम पढ़े लिखे होकर जब ये नहीं जान पाते कि हाँ ये खतरा है, तो वो तो बेचारे वर्कर हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता है। और जिसके पास जब नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या जानता है कि कौन सा काम है, कहाँ खतरा। उनको कहना हाँ भाई चढ़ जाओ, वो चढ़ के अपना काम करता है। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो सेफ्टी का कोर्स होता है, सेफ्टी का कोर्स बेसिकली 10th पे होता है। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें होता है डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। जो 10th पास हैं केवल उनके लिए एक सिंपल सा कोर्स है डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में क्या होता है, कंपनी में जो वर्क होता है वहाँ पे आग लगने के चांसेज होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ज़्यादातर जो रिफाइनरी प्लांट होते हैं, रिफाइनरी जहाँ पे जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल होता है, उसको हम लोग रिफाइन करते हैं। और रिफाइन करने के बाद से इसी क्रूड ऑयल से आप देखे होंगे गैस, जिसको हम लोग अपने घरों में LPG खाना बनाते होंगे, आखिर वो कच्चे तेल से ही निकलता है। इसके बाद से यहाँ से आपका पेट्रोल जो निकलता है वो कच्चे तेल से ही निकलता है, जो बाइक में हम लोग डालते हैं। डीजल ये उसी क्रूड ऑयल से निकलता है। केरोसिन हो गया। और जो लास्ट में कचरा बचता है उसको हम लोग डामर के नाम से, डामर ऑयल के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग पीच रोड को, आप देखे होंगे जो हाईवे होते हैं जिस पे गिट्टी में जो डैमर का ऑयल होता है जिसको हम लोग पीच कहते हैं, कहीं कहीं उसको अलकतरा भी कहा जाता है। तो डैमर ऑयल जो उसका जैसे सरसों को पीटते हैं तो खरी निकलता, सेम उसी तरह से क्रूड ऑयल का जो सबसे लास्ट वाला कचरा होता है डैमर ऑयल होता है। डैमर ऑयल को गिट्टी में मिला कर रोडों पर लगा के और रोलर से जब प्रेस करते हैं तो ये हमारा पीस तैयार हो जाता है। अब चीज़ यहाँ पर एक है, निकल रही है, देखिए अलग अलग चीज़ें निकल रही हैं। तो यहाँ आखिर आग लगने के चांसेस भी तो होंगे। तो जो आग लगने के चांसेस होते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि ऐसा भी नहीं कि रोज़ रोज़ आग लगे, कभी कभार हो जाता है कि आग लगने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक ऐसे बंदे को रखती है जो बंदा 10th पास होता है और जिसको फायर के बारे में नॉलेज होता है, आग के बारे में नॉलेज होता है कि फायर लगती कैसे है, फायर को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और ये जो हाई स्कूल वाले बंदे हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो लोग ये डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कर सकते हैं। और करने के बाद से बड़े आराम से, चाहे वो BPCL में जा सकते हैं, भारत पेट्रोलियम में जा सकते हैं, चाहे वो रिलायंस रिफाइनरी में जा सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जा सकते हैं। लेकिन जो लड़के 12th पास हैं, 12th पास वाले बच्चों के लिए इसमें एक कोर्स और होता है। जो 12th हैं या जो बच्चे BSc किए हुए हैं उनके लिए ये होता है, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। जो हाई स्कूल वाले हैं वो डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कर सकते हैं, जो BSc या 12th वाले हैं वो डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा ये आपका ड्यूरेशन 12th मंथ का है, 1 ईयर। इसके पहले जो हमने किया था जो 10th पे था उसका जो ड्यूरेशन होगा केवल आपका 6 मंथ होगा। अब क्वेश्चन होता है सर आग लगती कैसे है। वैसे आप लोग एक बात बताइए, सबके घर आग, बिना आग लगाए तो खाना बनेगा नहीं। चाहे आप गैस जलाए होंगे, चाहे लकड़ी जलाए होंगे, पत्ते जलाए होंगे, चाहे दीपक ही जलाए होंगे, जलाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आग क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे आप आग क्या होता है? सोचिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर अग्नि देवता होते हैं,
कुछ लोग कहेंगे कि सर आग जो होती है एक शक्ति होती है। अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मत होता है। जो फायर होता है, फायर एक केमिकल चेन रिएक्शन होता है। केमिकल का मतलब होता है रसायन, चेन का मतलब कड़ी, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जो आग होती है, आग एक रसायन की प्रक्रिया होती है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें जो पहला होता है ये होता है हीट, दूसरा होता है फ्यूल और तीसरा होता है ऑक्सीजन। आग को लगने के लिए बस 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों का आग आपका एक रिएक्शन होता है। कोई भी पूछे आग क्या हो तो एक लाइन में जवाब दीजिए, सर इट इज अ केमिकल चेन रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट का मतलब होता है बेटा उष्मा, हीट का मतलब होता है उष्मा, यानी जो भी जिसको भी जलाना है उसके अंदर बेटा उष्मा चाहिए, उसके अंदर गर्मी चाहिए। दूसरा होता है फ्यूल, वो ईंधन होना चाहिए, यानी कि वो जलने वाली वस्तु होनी चाहिए। अभी नहीं कि ईंटा को गर्म करके आप ईंटा जलाइए, पत्थर को जलाइए, बेटा वो आग नहीं पकड़ेगा। तीसरा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब हवा। कभी कभी आप लोग बैठे होंगे, जो गांव से लड़के हमारे बिलोंग करते हैं, कौड़ा वगैरह बैठे होंगे। जब कौड़ा वगैरह बैठ के अक्सर देखे होंगे ठंडी के मौसम में अलाव लोग जला लेते हैं। शहरों में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, गांव वगैरह में पोरा वगैरह, पत्ते वगैरह, घास फूस जो होते हैं उसको जलाकर उससे एनर्जी लेते हैं। तो जब वो आग नहीं पकड़ती है, धुआं निकलता है, तो लोग उसमें से फूंकते हैं और जैसे मुंह से फूंकते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। आपने कभी उसके पीछे का लॉजिक सोचा है? वैसे तो फूंकने से जब हवाएं चलती हैं तो आग जो होती विकराल रूप भी ले लेती हैं और कभी कभी हवाएं से आग बुझ भी जाती हैं। जैसे दीपक है, आंधी अगर चल रही है तो दीपक के सामने अगर आंधी चलेगी तो वो बुझ जाएगा। होता क्या है कि जब इसके अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आग लगने के लिए हमने बताया 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एलिमेंट है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन तीनों का रिएक्शन होता है तो तीनों के रिएक्शन में ये आग फिर वहाँ से जलना स्टार्ट होती है। यही रीज़न होता है कि जब भी हम लोग कौड़ा वगैरह बैठते हैं तो वहाँ पे आग अपना जलना लगता है। अब देखिए, इसको आग होते कितने प्रकार के हैं? अब आप कहेंगे कि सर आग भी प्रकार होते हैं। वैसे तो आग हम एक ही देखें कि भाई आग जल रहा है। नॉर्मली तौर पे देखिए, जो आग होता है क्लास ऑफ फायर, आग की प्रकार, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो फायर सेफ्टी के फील्ड में जाना चाहते हैं। आग के प्रकार, आग होते कितने प्रकार के हैं? पहला जो आग होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसको F और K के भी नाम से जाना जाता है। अब ये आग जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे अरे सर आग भी 5 प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल, आग जो होते हैं हमारे 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। जो पहला क्लास होता है, क्लास ए होता है, ये हमारा ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी फायर। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य आग। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये सामान्य आग क्या क्या होते हैं? वह आग जो आसानी से कहीं भी पकड़ ले। आज जा रहे हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मालूम चला कि कोई अगरबत्ती ऐसे जला रहा है, हमारे शर्ट में लगा, कपड़ा हो गया काम। तो वह आग जो हमारे वुड में, लकड़ी में, क्लॉथ में, पेपर में या किसी लीफ वगैरह, पत्ते वगैरह में, जो नॉर्मली कागज़ वगैरह में पकड़ ले, वो हमारा आता है क्लास ए। और इसको बुझाने के लिए पानी, इसको अगर बुझाना आप चाहते हैं तो वाटर का स्प्रे करेंगे, वाटर स्प्रे, पानी के छिड़काव करेंगे, ये आग बुझ जाता है। अक्सर हमारे गांव वगैरह में देखे होंगे यही होता है। लेकिन जो होता है क्लास बी होता है।
क्लास बी कैटेगरी के अंतर्गत आप देखे होंगे बेटा, आपका गैस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जो होते हैं हमारे क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। क्लास सी और क्लास डी और क्लास ए, एक मिनट रुको, कुछ मैं गलत बता दिया हूँ। देखिए इसमें डीजल आ जाए, पेट्रोल, सॉरी ये गैस नहीं आता बेटा, गैस क्लास सी में आता है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, जिसको हम लोग बम्बई वगैरह में घासलेट और अपने देहाती में मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जो क्लास सी में आता है, क्लास सी में आता है गैसेस, जो गैसेज हो गया। अब गैसेज में कौन कौन गैसेज हैं? ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, मेथेन हो गया, ये जो गैसेज होते हैं ये क्लास आपके सी में आ जाते हैं। जो क्लास डी होता है, क्लास डी में ऐसे मेटल जो जलते हैं। अब आप कहेंगे सर मेटल जलता थोड़ी है। एक चीज़ बताइए, आप कपूर देखे हैं, कपूर तो ठोस होता है ना, लेकिन सबसे तेज़ आग उसमें पकड़ता है। सेम उसी तरह से जो मेटल होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, जर्कोनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो धातुएं होती हैं, ये धातु ज्वलनशील धातु होती हैं, ये धातुएं जलती हैं। अगर इसमें कहीं आग लग जाती है तो आखिर इसको भी तो बुझाने वाला चाहिए। इसके बाद से आता है क्लास ई। देखिए जो क्लास ई होता है, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, जहाँ भी आपका बिजली के उपकरण वगैरह में अगर आग लगती है तो वो आपके क्लास ई में आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं। अक्सर देखे होंगे हमारे गांव वगैरह में जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, ट्रांसफार्मर आए दिन आग पकड़ता रहता है। ये अलग बात है कि उसको कोई बुझाने नहीं जाता, लेकिन शहरों में जहाँ पर पावर प्लांट वगैरह होते हैं, जहाँ से हमारे गांव में बिजली आती है, वहाँ पे अगर आग लगती है तो वो आपके क्लास ई में आती है। और एक और क्लास आता है जो ऑप्शनल होता है, क्लास एफ। आप कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाला तेल, आप देखे होंगे मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, खाना तो बनता है। तो ये जो तेल वगैरह होते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में बैल कोल्हू आजकल ज़्यादा चला, बैल कोल्हू हो गया, और भी ब्रांडेड होते हैं जिसका तेल हम लोग खरीद कर डब्बे में भर के लाते हैं, तो आखिर इसको किसी न किसी जगह से प्रोड्यूस तो किया जाता होगा, प्रोडक्शन होता होगा। तो अगर उस प्लांट में जहाँ पे सरसों की पेराई हो रही है, सरसों बैल कोल्हू जहाँ से तेल बन रहा है, अगर वहाँ पे आग लग जाती है तो वहाँ पे जो आग होती है वो आपके यफ में आती है। और इसको बुझाने के लिए एक केमिकल होता है जिसको हम लोग वेट केमिकल के नाम से जानते हैं। वेट केमिकल का स्प्रे करते हैं, ये आग अपने आप बुझ जाती है। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल वगैरह में आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो ट्रांसफार्मर वगैरह में देखिए आग, यहाँ पे आग बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। सुने होंगे लोहा को लोहा ही काटता है। तो जब CO2 इस पर मारते हैं तो ये क्लास ई को कंट्रोल कर लेता है। जो क्लास डी होता है, क्लास डी के लिए जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं, मेटल वगैरह में उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बुझाने के लिए होता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। पाउडर हम लोग लगाते हैं। मेलाथियान आप लोग देखे होंगे, मेलाथियान की तरह पाउडर होता है, एक जैसे मूसर में भरा होता है, और उससे हम लोग स्प्रे करते हैं। तो ये मेटल, आपका मेटल में जो भी आग वगैरह होती है वो कंट्रोल में हो जाती है। इसके बाद से जो आपका आता है डीजल पेट्रोल वगैरह में, तो डीजल पेट्रोल वगैरह में देखिए ABC होता है गैस, CO2 होता है, DCP होता है। इसके पहले गैसेज वगैरह को बुझाने के लिए भी तमाम, अगर जब ये हमारा ABC नहीं था तो उस समय केवल BC हुआ करता था, BC से बुझाते थे। और लास्ट में जो सेकंड वाला है क्लास B डीजल पेट्रोल, पहले प्रयोग हम लोग करते थे फोम का। आप लोग दाढ़ी वगैरह बनवाने सैलून में जाते होंगे तो देखेंगे एक फोम होता है जिसको लेकर झाग बनाकर वो कर देता। तो होता क्या था, जब डीजल पेट्रोल में आग लगती थी तो फोम एक जिस घुसर होता था, और जब हम लोग मारते थे ना तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता था।
जब लेयर बना देगा तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाती थी। लेकिन अब फोम का यूज धीरे धीरे बंद हो गया है। यहाँ भी हम लोग CO2 का ही प्रयोग करते हैं, और जो क्लास A है इसके लिए हम लोग केवल वाटर से अगर स्प्रे करेंगे तो ये हमारा आग बुझ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे फायर वालों स्टूडेंट के लिए हो गया। अब बात आती है कि सर जो 12th वाले हैं उनके लिए, तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक कोर्स आता है जो सबसे इस समय का बेहतरीन कोर्स है। अब देखिए बात आती है, जो एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। ये जो कोर्स होता है डिप्लोमा, ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इस समय इसका सबसे ज़्यादा डिमांड चल रहा है। अगर आप 12th किए हैं, अगर आप BSc किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, तो आप ये कोर्स कर लीजिए। इस कोर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पहला इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल का मतलब देखिए औद्योगिक होता है। औद्योगिक का मतलब वह जहाँ पे कंपनियाँ वगैरह, कारखाने वगैरह बनते हैं, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल के नाम से जानते हैं। जैसे आप सुने होंगे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। दूसरा बॉयलर, चीनी मिल का नाम सुने होंगे, चीनी मिल जहाँ पर ये रिफाइनरी वगैरह होती हैं और डीजल पेट्रोल वगैरह जहाँ रिफाइन होकर बनता है, तो आखिर यहाँ बड़े बड़े बॉयलर सिस्टम्स होते हैं, उनको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद से फिर वो चीनी को, जो जूस होता है गन्ने का, शुगर केन का जो जूस होता है, जूस से फिर हम लोग उसको हीट करने के बाद से जिस तरह दूध को जलाते हैं तो खोआ बनता है, सेम उसी तरह से गन्ने को जब हीट किया जाता है उसके जूस को, तो लास्ट वाला जो पोर्शन बचता है उसी से चीनी होती है, और फिर झरने लगे होते हैं, वो झर कर अपने आप वो चीनी के रूप में दाने दाने आते हैं। तो वो बॉयलर सिस्टम हो गया। तीसरे नंबर पे आप कंस्ट्रक्शन साइड में जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड का मतलब जो भी घर वगैरह बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। आप दिल्ली मुंबई में जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे 40 मंजिले, 50 मंजिले, 100 मंजिले की बिल्डिंगें हैं। बनाने के लिए आदमी ऊपर होते हैं। आखिर सामान ऊपर जाएगा कैसे? उसको क्रेन के थ्रू लिफ्ट किया जाता है, जितने मटेरियल होते हैं। इवन जो वर्कर होते हैं, वर्कर भी उसी बास्केट में बैठ के क्रेन से लिफ्ट होकर ऊपर जाकर अपना काम करते हैं। तो वहाँ भी यही इंडस्ट्रियल वाले ही मांगते हैं। इसके बाद से अगला है, आप मेट्रो प्रोजेक्ट नाम सुने होंगे। ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट होता है, जब आप जहाँ पर मेट्रो ट्रेन वगैरह बन रही है वहाँ पर तमाम लेबर्स वगैरह होते हैं, फ्लाईओवर बनाना है, पिलर करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि वर्कर ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के बाद से फिर वो बिना किसी सुरक्षा के काम करते, तो गिर जाते हैं, तो हाथ पैर टूट जाता है। अब कंपनी क्या होती है, मेट्रो प्रोजेक्ट में यहाँ भी ज़्यादा खतरे होते हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी वालों को रखती है। अगर आप किसी रोड प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, मेट्रो नहीं बल्कि आपके 4 लेन वगैरह हो गया, 6 लेन वगैरह हो गया जो बनते हैं, वहाँ भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले ही रखे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी सेफ्टी वालों को रखती क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक देखिए। सिंपल, मैं छोटा सा आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कंपनी में सेफ्टी वालों को रखने का रीज़न ये होता है कि एक आदमी है, मान लीजिए है राजू, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। राजू है, वो कंपनी में एक लेबर का काम करता है और 500 रुपये एक दिन का कमाता है, 500 रुपये पर डे। महीने का कितना होगा? 15,000। 15,000 वो मंथली कमाता है। कोई कंपनी है, सपोज करिए जय शक्ति कंपनी हो गई। जय शक्ति ने क्या किया कि इसके अंडर में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, केवल 200 वर्कर वर्क करते हैं, 200 वर्कर काम करते हैं। ये निचोड़ है। आपने जो कोर्स अभी बाई किया है, तो ये निचोड़ है कि आखिर कंपनी सेफ्टी वालों को रखती क्यों है। तो देखिए, राजू काम करे, 500 रुपये कमा रहा है, 15,000 रुपये महीना कमा रहा है। वो काम किया, ऊपर हाइट पे काम कर रहा था, और वहाँ कोई सेफ्टी वाला नहीं था जो उसको बताने वाला कि तुम्हें कैसे प्रिकॉशन लेना है, और वो वहाँ से ड्रॉप हो गया। और जैसे ड्रॉप हो गया, उसका जो लेग है फ्रैक्चर हो गया, पैर उसका टूट गया। सबसे पहले अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटल में जाएगा,
जिस एरिया में राजू गिरा, क्या उसके साथी उस दिन काम करेंगे? उनके अंदर एक दहशत का माहौल हो जाएगा। पहला आप नुकसान देखिए, नुकसान देखते चलिए। उस दिन का काम नुकसान हुआ। दूसरा, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन में 50,000 रुपये लगेंगे। 50,000 से नीचे कोई डॉक्टर लेता ही नहीं है। 50,000 रुपये ऑपरेशन में लगा। उसके बाद से डॉक्टर ने कहा कि इसको 2 मंथ इसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी वजन वाला चीज़ भारी नहीं कर सकता है। 2 महीने जब तक राजू बेड रेस्ट करेगा, उसको हाइजेनिक फूड चाहिए। हाइजेनिक फूड करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, आपको नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ, अब देखिए, ये जो 2 महीना उसको बेड रेस्ट चाहिए, हाइजेनिक फूड भी चाहिए। एक चीज़ बताइए, 2 महीना बेड रेस्ट रहेगा तो क्या इसको सैलरी कंपनी देगी कि नहीं देगी? गवर्नमेंट का रूल होता है कि अगर वर्कर काम करते हुए अगर उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है तो आप वो जितना दिन बेड रेस्ट करेगा आपको सैलरी देनी ही देनी है। ऑपरेशन का हुआ, 2 महीने की सैलरी उसको देना। अगर वो 15,000 कमा रहा है तो 15 दूनी 30,000 रुपये कंपनी उसको क्या देगी? सैलरी देगी। 50,000 का है क्या दी? ऑपरेशन का दी। मेडिकल का 10-20 हज़ार जाएगा। 10,000 रुपया अगर मेडिकल का जा रहा है तो 2 महीने में 20,000 का वो मेडिकल ले लेगा अपना, जो मेडिसिन हम लोग कहते हैं। अब देखिए कितना है, 30 और 20 50 और 50 और 50 1 लाख। एक आदमी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी का कितना लॉस हुआ? 1 लाख। 1 लाख नहीं लॉस हुआ, 2 महीने वो काम भी नहीं किया है। अगर एक दिन में 1 ईंटा रखा होता तो 2 दिन में कम से कम 60 ईंटा तो रखा होता, वो भी काम नहीं किया। अब देखिए, एक आदमी की वजह से 1 लाख का नुकसान। अगर मान लीजिए यहाँ पे 200 वर्कर हैं, ज़्यादा नहीं, जयशक्ति कंपनी में 200 वर्कर हैं, और अगर एक महीने में केवल और केवल 3 वर्कर, ज़्यादा नहीं 3 वर्कर, 200, हालांकि 5% का रेशियो होता है, 3 वर्कर के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो एक का 1 लाख, तो 3 वर्कर का कितना हो गया? 3 लाख हो गया। अब कंपनी ये 3 लाख बचाने के लिए क्या करती है? एक सेफ्टी वाले को रखती है जिसको देती है सैलरी 25,000, और सेफ्टी वाला का यही काम होता है कि जो भी वर्कर्स हैं उन सभी वर्करों को केवल सेफ्टी चेक करना, सेफ्टी के बारे में बताना। जैसे होता क्या है कि अगर आप ऊंचाई पे काम करना है तो कंपनी का रूल होता है कि 1.8 मीटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी बेल्ट लगाकर ही काम करना। अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ तुरंत सेफ्टी वाला आएगा और आपको तुरंत नीचे उतार कर रिस्ट्रिकेट कर देगा, काम आपको अलाउ ही नहीं करेगा। अगर बिना आप सेफ्टी शू के जा रहे हैं तो बिना आप सेफ्टी शू के अगर काम करने जा रहे हैं तो कंपनी तुरंत आपको वहीं पर गेट पे ही जो वॉचमैन होते हैं, जिसको हम लोग सिक्योरिटी वाले कहते हैं, वो सिक्योरिटी वाले रोक देंगे। तो कोई भी पूछे कि सेफ्टी वाले को कंपनी क्यों रखती है, तो एक लाइन में जवाब, 3 लाख बचाने के लिए एक सेफ्टी वाले को रखती है। 25,000 सैलरी देती है कंपनी, 25,000 देती है, लेकिन बचाती कितना है? 3 लाख। तो ये इसका मेन बेटा फंडा होता है। अब देखिए, कंपनी के अंतर्गत जो वर्कर होते हैं उन वर्करों को ज़रूरी क्या होता है? सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, कि जो भी वर्कर हैं विदाउट पीपी आप काम नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन, सर ये पीपी क्या है? पीपी का होता है फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब होता है बेटा व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब होता है सुरक्षा देने वाला, इक्विपमेंट का मतलब होता है यंत्र, मशीन या उपकरण। इससे 5 चीज़ें आती हैं। जो पहला चीज़ होता है वो होता है सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज। दूसरे नंबर पे होता है सेफ्टी हेलमेट। तीसरे नंबर पे होता है सेफ्टी ग्लव्स। चौथे नंबर पे होता है सेफ्टी गॉगल्स। और 5वें नंबर पे होता है फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस
ये 5 जो चीज़ें होती हैं यही हमारे बेटा पीपी में आती हैं। इनके अलावा 3 और होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। 3 ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक, जिसका समय पढ़ने पर यूज करेंगे। पहला जो होता है इसमें ईयर प्लग, दूसरे नंबर पे होता है एप्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जैकेट, और इसमें होता है एक स्काबा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 चीज़ें होती हैं, पहले नंबर पे क्या है सेफ्टी शूज जूता, दूसरे नंबर पे सेफ्टी हेलमेट, तीसरे पे है सेफ्टी ग्लव्स, चौथे पे है गोगल्स चश्मा, और 5वें पे है फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हेलमेट है कि जूता है कि ग्लव्स है कि चश्मा है कि सेफ्टी बेल्ट है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी राय क्या होगी? हमें विश्वास है कि 90% लड़के कहेंगे कि सर सबसे जो ज़रूरी होता है इसमें सेफ्टी हेलमेट होगा। और जी हाँ, बिल्कुल आपने गलत सोचा, ये सही नहीं है। सेफ्टी हेलमेट नहीं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है हमारे लाइन में वो क्या होता है? सेफ्टी शू। आप जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, आप जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से कोई चीज़ गिरे, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो आपके पैर में हो सकता है कि कहीं तमाम सरिया का कट पीस होता है, कील वगैरह होते हैं, शीशे वगैरह होते हैं, वो पैर में धंस सकते हैं। अगर पैर में धंसेगा तो आप कितने भी बाहुबली क्यों ना हो, आप काम नहीं कर पाएंगे। ये हम दावा के साथ कहते हैं कि आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी होता है इसमें सेफ्टी शू होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? इसमें हेलमेट, तीसरे पे ग्लव्स होता है, चौथे पे आपके गोगल्स होते हैं, 5वें पे सेफ्टी बेल्ट होता है। 3 ऑप्शनल होते हैं। इसका प्रयोग ये मैं आपको एज ए इंटरव्यू की तरफ बता रहा हूँ। ये जो आपने कोर्स परचेज किया है इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सिलेबस का जो पहला चैप्टर है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पहले चैप्टर से पूछा जाता है। ईयर प्लग, जब भी शोर हो, ज़्यादा मोर नॉइज हो, मशीनरी चीज़ें चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ है या डस्ट वगैरह कहीं उड़ रहा है, हमारे कान में आएगा, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। कानों को बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईयर प्लग का। दूसरे नंबर पर आएगा रिफ्लेक्टिव जैकेट। ऐसा जैकेट जब रात के समय में, अगर कंपनी में हमारे वर्कर 100 गए, उधर से आए 98, 2 नहीं आए, वो 2 कहाँ हैं? हो सकता है कि कोई वर्कर अगर काम करते करते बेहोश हो गया है, या किसी को तमाम समस्या आती, मिर्गी आई और मिर्गी आने के बाद से बेहोश हो गया है। अब बेहोश हो गया, हम लोग चिल्लाएंगे भाई सुन रहे हो, वो तो सुनेगा नहीं। उसको अब उस कंडीशन में क्या होता है, उसको देखने के लिए अंधेरे में जब टार्च वगैरह जलाते हैं तो जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है उस पर रेडियम लगे होते हैं, और रेडियम पे का काम होता है कि जितना वो लाइट लेता है अपने से 7 गुना लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, और जब रिफ्लेक्ट करेगा यानी कि जैसे उसको प्रकाश पड़ेगा तो चमक उठेगा। आप लोग रास्ते में देखे होंगे, जब रास्ते में हम लोग जाते हैं तो रोड पे लगता है कि इस तरह लाइटें जल रही, पीला पीला लाइट जल रहा है, वो लाइट नहीं होता है, वो रेडियम होता है। वही रेडियम हमारे रिफ्लेक्टिव जैकेट पर लगा होता है। और लास्ट में आता है स्काबा, सेल्फ कंप्रेस ब्रीथिंग अपैरेटस। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे जो हम लोग प्रयोग करते हैं स्काबा का प्रयोग करते हैं। पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मास्क लगा लेते हैं, ऑक्सीजन देता रहता है, आराम से वर्कर अपना काम करते रहते हैं। जिस एरिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, या आप सोचे होंगे कहीं अगर गैस लीक कर गई है, उस गैस को बंद करने कौन जाएगा? गैस लीक की है और खतरनाक गैस है, उसको सूंघने पर आपकी मौत हो सकती है, वहाँ पर जाएगा कौन? जाएगा तो वर्कर ही। तो वहाँ पर जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्काबा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का होता है। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ और, जो हम जॉब की बात करते हैं, इसमें जॉब कैसे मिलता है इंडस्ट्रियल में। तो देखिए हमारे यहाँ जो लड़के पढ़ाई करते हैं, ये सेफ्टी का कोर्स करने के बाद से अब वो कंपनियाँ जब आती हैं, जो निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले क्या होता था कि देखिए ये डिप्लोमा जो होगा ये आपको 1 ईयर का होगा, ये 1 ईयर का डिप्लोमा है। पहले हम 1 घंटा रोज़ पढ़ाते थे, 1 आवर पर डे क्लास चलती थी। आपने पूछा ना कि सर आखिर कैसे आप 25 दिन में करा देते हैं? 1 घंटा पर डे क्लासेस चलती थी, 6 मंथ लग जाते थे बच्चों को पढ़ाने में। इस समय क्या है कि
जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों को ये रूल हो गया है कि बिना सेफ्टी ऑफिसर के आप जॉब नहीं करवा सकते हो, बिना सेफ्टी ऑफिसर के आप वर्करों से जॉब नहीं करा सकते हो, आपको सेफ्टी वाला चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं क्या किया, 1 घंटा था उसको अब हम 6 घंटे पर डे पढ़ा रहे हैं, 6 आवर पर डे पढ़ा रहे हैं। और पर डे पढ़ाने के बाद से हम 25 डेज में कोर्स को कंप्लीट कर दे रहे हैं, कोर्स को कंप्लीट कर दे रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा हो जा रहा है। सिलेबस पूरा कराने के बाद से हम आपको कंपनी में इंटरव्यू होता है। मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको जॉब पे भेज देता हूँ, इंटरव्यू होता है। उसके पहले ही 25 दिन के पहले ही हम इंटरव्यू आपका फाइट करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। और इंटरव्यू करवाने के बाद यहीं से लड़के हमारे जॉब पे जाते हैं, जो हम गारंटी देते हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिले 25 दिन में, अगर हम आपको जॉब नहीं दिला पाते हैं तो आपको हम टोटल जो फीस है वो रिटर्न कर देंगे। ये हमारा पूरा सिनेरियो होता है। अब देखिए इसकी जो टोटल फीस है, इसकी टोटल फीस वैसे 60,000 है, लेकिन इस समय डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट में जो आप लेंगे, टोटल जो फीस है इसकी 60,000 है। इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको 45,000 लगेगा। 45,000 एक बार नहीं देना है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 25,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन लेंगे उस समय आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, आप क्लासेस रन कर लेंगे। और फिर आपको 25 दिन के अंदर जब लगेगा कि हाँ सर हमारा जॉब हो गया, तो उस समय 20,000 आपको पेड करना पड़ेगा लास्ट टाइम में, बिफोर जॉब पे जाने से पहले, तभी आपको डिप्लोमा वगैरह इशू होगा। क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं जाएगा डिप्लोमा आपका इशू नहीं होगा। और कंपनी में जब जाएंगे तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डिप्लोमा का डिमांड करेगी। तो ये हमारा 2 क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे बच्चे यूपी, बिहार, एमपी, तमाम लड़के, बिहार में आपके पटना से लड़के हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ के गए हैं, सिवान से गए हैं, चंपारण से गए हैं, गोपालगंज से गए हैं, बक्सर से गए हैं, गया से आए हैं, शेखपुरा से आए हैं, तमाम लड़के बिहार से आए हैं। अपने अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में ये आजमगढ़ में तो है ही, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, देवरिया हो गया, चंदौली हो गया, महाराजगंज, बनारस, इधर जितने भी क्षेत्र हैं ये सब लड़के आए हैं। और सब के आने का मात्र एक ही कारण है, यहाँ लड़के जो आते हैं केवल एक ही चीज़ को लेकर आते हैं, 100% जॉब। 100% जॉब। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो टोटल फीस हम आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसा गारंटी केवल और केवल एकमात्र अपना एम्बिशन कॉलेज है जो देता है। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर 25 दिन में जॉब आपको नहीं मिल पाई तो हम आपको टोटल फीस आपकी वापस कर दें, आप अपने घर जाइए, पैसा भी लीजिए, सर्टिफिकेट भी लीजिए, नॉलेज भी लीजिए, घर जाइए। तो ये गारंटी जो हम देते हैं, इस गारंटी को देखकर लड़के आते हैं। अगर आप दूर से आने वाले हैं तो देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन है, या यहाँ से बस स्टेशन, आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ जाएंगे या बस स्टेशन पे आ जाएंगे। वहाँ से 1.5 किलोमीटर बस अपना इंस्टीट्यूट है, सिटी में है। हालांकि जो रेलवे स्टेशन बस स्टेशन है सिटी से थोड़ा सा साइड में है, लेकिन अपना जो इंस्टीट्यूट है 1.5 किलोमीटर सिटी में है। आप रेलवे स्टेशन आइए, बस स्टेशन आइए, ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं आपसे, 20 रुपये लेंगे और डायरेक्ट आपको एम्बिशन इंस्टीट्यूट लेते आएंगे। यहाँ पे 1,000 रुपये का रूम मिल जाएगा, ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करा देगा। 1,000 रुपया रूम, 70 रुपया पर टाइम, जितने टाइम खाएंगे 70 रुपया लगेगा। तो 2 टाइम आप खाएंगे, 140 रुपया एक दिन का लगे, 140 रुपया पर डे। अगर आप 25 दिन रहते हैं तो 2500 ये हो गया, 25 चौके 100, 1,000 वो हो गया। मान कर चलिए 1,000 ये और 3.5, 4.5 से लेकर 4,500 के बीच में आपका खर्च आएगा रहने आने जाने का। बगल में इंस्टीट्यूट के बगल में रूम है, लॉज है, वहाँ लड़के रहते हैं, होटल में अपना खा लेते हैं। अगर आप बनाना खाना चाहें तो आपको गैस वगैरह यहाँ मिल जाता है, आप अपना सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका आने का। अगर आप आजमगढ़ नहीं आ पाते हैं
तो इसके नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है वाराणसी, अब वाराणसी आ जाइए या आप मऊ आ जाइए। ये दो हमारे नियरेस्ट, ये भी रेलवे स्टेशन है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कुछ ट्रेनों का रूट वाराणसी है, कुछ ट्रेनों का रूट मऊ से, कुछ आजमगढ़ का है। तो आप जहाँ के भी हों, आप बनारस, मऊ या आजमगढ़ कहीं भी आ सकते हैं, या आप हमें कॉल कर लेंगे। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कैसे आना है, और 25 दिन में हम ये गारंटी देते हैं कि 25 दिन के अंदर हम आपकी लाइफ को बदल देंगे। अब तक 500 से ऊपर लड़के हैं जिन्होंने एक्शन लिया है, आया हैं, सेफ्टी का कोर्स किए हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन करने के बाद से बेरोजगार थे। आपने पूछा सर ये कैसे आप कर देते हैं, तो देखिए मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद से गारंटी के साथ बच्चों को प्लेसमेंट पे भेजता हूँ। अगर जॉब नहीं मिली तो कभी भी आपके घर वाले आपको ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरा पैसा लेकर डुबा दिया। हम आपको टोटल फीस रिटर्न करा देंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, 24/7 24 घंटे 7 दिन नेट पर हमेशा सर्टिफिकेट ऑनलाइन रहेगा। कोई भी कंपनी कहीं से भी इसको वेरीफाई कर सकती है। आप QR से स्कैन करेंगे, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये आपका रहा टोटल क्राइटेरिया। आपको कैसा लगा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।